कहानी परिवर्तन। एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री जिसे अबला कहा जाता है, वो भीतर से कितनी बलशाली है। उसके अंदर सोए स्वाभिमान को यदि जगा दिया जाए तो वो क्या कर सकती है, इस बात का जीवंत उदाहरण है सामने बैठी मेरी सहेली और व्यवसाय में मेरी सहभागी वृंदा। दुखों से जूझती नारी को मैंने बस सहारा दिया और थोड़ा सा मार्गदर्शन किया तो उसने मेरे छोटे से काम को विस्तृत बना दिया। आज मुझे जो सम्मान मिला है उसकी असली हकदार वही है, क्योंकि वो स्वयं सिद्धा है। धीमे कदमों से घर की ओर आती वृंदा को देखकर उसके बच्चों में उत्साह जागा और वो दौड़कर उससे लिपट गए। वृद्धा सास ने हाथ का सहारा देकर उसके सिर पर रखी सब्जी की टोकरी उतरवाई। ये क्या, आज भी कुछ ज्यादा बिक्री नहीं हुई? उसके प्रश्न में पीड़ा छिपी हुई थी। दाने दाने को मोहताज होते परिवार की आमदनी का एकमात्र जरिया यही था। फटे आंचल से चेहरे पर आई पसीने की बूंदों को साफ करके वृंदा धम्म से बैठ गई। सारा दिन यहाँ वहाँ सिर पर बोझ लादे पैदल चलती रही, इस आशा से कि शायद आज तो उसे मेहनत का फल मिलेगा, पर हमेशा की तरह आज का दिन भी व्यर्थ गया। बच्चों के पीले पड़ते चेहरे की ओर दृष्टिपात करते ही उसकी आंखों से दर्द आंसुओं के रूप में बहने लगा। तब सास ने ध्यान से बंधाया, कोई बात नहीं, हो सकता है कल ज्यादा बिक्री हो जाए। चल सब्जी को गीली बोरी में लपेट दे ताकि सवेरे तक ताजी रहे। पत्नी को निराशा से घिरी देखकर अंदर बिस्तर पर पड़े रोगी पति गोपाल का कलेजा मुंह को आ गया। वो अपने भाग्य को कोसने लगा। यदि दुर्घटना में मेरा अंग भंग न होता तो मेरे परिवार की ये दुर्दशा न होती। सुन, तू कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेती? उसने पत्नी को सलाह दी। दूसरा काम? भूल गए क्या पहले मेरे साथ क्या हुआ था? मेरी ईमानदारी का मालिकों ने क्या सिला दिया था। उनके घर का सब काम मैं पूरी लगन के साथ किया करती थी, लेकिन नौकर की कोई इज्जत नहीं होती। उनके कमरे से 500 रुपए जो उनके ही बेटे ने चुराए थे, उसकी चोरी का इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया। रात भर पुलिस थाने में बिठवाया। वो तो मैंने एक पुलिस वाले साहब के घर थोड़े दिन काम किया था, उनकी मेमसाब ने दया दिखाई और मुझे झंझट से छुटकारा दिलवाया। बाद में सारी सच्चाई सामने आ गई, पर उससे मेरा खोया हुआ मान तो वापस नहीं आया। इसलिए तौबा, अब किसी के घर में काम नहीं करूंगी, सब मेरा ही दोष है। यदि मैं हाथ पैर से लाचार न होता तो आज ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। तुम दर दर की ठोकरें खा रही हो। माँ इस बुढ़ापे में मेरी सेवा कर रही है और हमारे दोनों बच्चों का तो बचपन ही छिन गया। कहते कहते गोपाल रो पड़ा। सुनिए, दिल छोटा मत कीजिए। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। जब तक आप भले चंगे थे तब तक मैंने सुख भोगा। अब मेरा दायित्व है कि मैं आपका हर तरह से ध्यान रखूं। आखिर मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। जब सुख साथ बांटा है तो दुख में भी साथी बनूंगी। वृंदा ने दिलासा दिया और घर का काम निपटाने चली गई। रात भर वो सोचती रही कि ऐसा क्या करे जिससे उसके अपनों का दुख दर्द कम हो जाए। पति एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर था। आमदनी ठीक थी, सो गुजारा अच्छे से हो जाता था। एक सड़क दुर्घटना में पति की जान तो बच गई, पर दोनों पैर और एक हाथ कट गया। जो कुछ रुपया जेवर पास में था वो सारा इलाज में खर्च हो गया। पेट भरने के लिए उसे बाहर कदम रखना पड़ा। सास के पास चांदी की एक जोड़ी पायल बची थी, जिसे बेचकर सब्जी बेचने का काम शुरू किया। पर उसकी माली हालत को देखकर कोई उससे सौदा लेना तो क्या, उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करता था। वो दूर दूर तक भटकती, तब कहीं जाकर 2 पैसे कमा पाती, जिससे घर के लोगों को दाल रोटी नसीब हो पाती। आंखों ही आंखों में सारी रात बीत जाती। बच्चों से घर की हालत छिपी नहीं थी। वो अपनी इच्छाओं का दमन करके अपने माता पिता को सहयोग दे रहे थे। सुबह सूरज के उगते ही वृंदा घर का काम निपटाकर सब्जी टोकरी में सजा निकल पड़ी। आधा दिन बीत गया, पर बोहनी नहीं हुई। मन ही मन ईश्वर से दया की प्रार्थना कर रही थी कि तभी उसके कानों में शब्द टकराए, ए भाजी वाली, जरा सुन तो, इधर आ। वो मुड़ी। अरे जया, तू कौन? वृंदा, तू इस हालत में? घर के दरवाजे पर खड़ी महिला दौड़ती हुई बाहर आई और अपनी सखी का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। ये क्या हाल बना रखा है तूने? बिखरे बाल, फटे हुए कपड़े,
क्या हो गया है तुझे? उसने प्रश्न किया। जब भाग्य खराब हो तो ऐसी ही दशा हो जाती है। एक हादसे में ये हाथ पैरों से लाचार हो गए। जो कुछ पास में था वो एक एक करके बाजार में बिक गया। घर की गाड़ी पलट गई। पढ़ी लिखी तो ज्यादा हूँ नहीं जो कहीं नौकरी कर लेती। नौकरानी का काम करके भी कुछ हाथ नहीं आया तो यही काम शुरू कर दिया। मेरी छोड़, तू बता कैसी गुजर रही है? वृंदा ने विषय को बदला। अपनी आंखों से देख ले कि एक समय काम से जी चुराने वाली तेरी ये सहेली अब क्या कर रही है। चला, इतना कहकर वो घर के पिछवाड़े ले गई। वहाँ का दृश्य देखकर वृंदा की आंखें विस्मय से फैल गईं। 6-7 महिलाएं पापड़ बना रही थीं, कुछ महिलाएं एक और बढ़िया बना रही थीं। तो ये सब क्या? हाँ, घर में रहकर मैं अपना छोटा सा व्यवसाय चला रही हूँ। न बाहर जाने का झंझट और न ही किसी की चाकरी। आत्मसम्मान भी बरकरार है, न मजे की बात। जया ने खुलासा किया। इसमें तो बहुत खर्चा आया होगा, वृंदा दुखी मन से बोली। जया ने उसके मन के भावों को ताड़ लिया, कहने लगी, नहीं रे, ये सब तो सूझबूझ से कर लिया। जानती तो है तू, पति की छोटी सी नौकरी में गृहस्थी का खर्च चलाना कितना मुश्किल होता है। नौकरी तो अच्छे अच्छे डिग्री वालों को नहीं मिलती तो हमें कहाँ से मिलेगी। मुझे हाथ का काम आता था सो मैंने इसी को व्यवसाय बना लिया। काम तो मैं भी करती हूँ पर सब्जी बिकती ही नहीं। अब तो इसे भी बंद करने की नौबत आ गई है। समझ में नहीं आता कि कौन सा काम करूँ। पहला काम तो ये कर कि मुझे सब्जी दे। जया ने तुरंत आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाया और सब्जियों को बेचकर वृंदा के हाथ में पैसे रख दिए। जिसको बेचने के लिए वो 2 दिन से पसीना बहा रही थी, उसे जया ने कितनी कुशलता से कुछ ही मिनटों में बेच दिया। समय बहुत हो गया है, अब चलती हूँ। वृंदा ने जया से विदा ली और घर आ गई। सास ने जब टोकरी को खाली देखा तो उसके चेहरे पर संतोष छा गया। बच्चों के भी चेहरे खिल गए। शाम को भोजन के बाद उसने पति और सास को जया और उसके कामकाज के बारे में बताया। तेरी सहेली तो बड़ी समझदार है, उससे ही कुछ गुर सीख ले ताकि तेरी परेशानी कम हो और घर का गुजारा भी हो सके। सासू माँ ने सुझाव दे डाला। मान जी, आप ठीक कहती हैं, मैं उससे बात करूँगी। रात्रि में उसको बीता समय याद आने लगा। हर काम को बाद में करने का बहाना करने वाली उसकी सहेली जया को सब आलसी कहकर पुकारते थे और वो भी अपने इस नाम से खुश रहती थी। वहीं दूसरी ओर वृंदा घर भर की दुलारी थी। माँ का रसोई में दौड़कर हाथ बटाती, छोटे भाई बहनों को भी बखूबी संभालती। मोहल्ले में किसी के घर में भी जरूरत होती तो वृंदा मदद करने फौरन पहुँच जाती। उसके हाथ का बना अचार तो सब चटकारे लेकर खाते। सुबह उठी तो वृंदा को लगा कि उसके जीवन में आया अमावस का अंधेरा छंटने वाला है और सुनहरी किरणें तमस को चीरती हुई उसकी ओर आ रही हैं। अगले दिन दोपहर के समय मन में दृढ़ निश्चय कर वो जया के घर पहुंची। मुझे खुशी होगी कि मैं तेरे कुछ काम आ सकूं। जया ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। जया, मैं भी तेरी तरह आत्मसम्मान से जीना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, पर सबसे पहले तो तुझे अपने हुलिये पर ध्यान देना होगा। अरे पहले ये दुनिया चमक दमक ही देखती है। सामान की पैकिंग यदि अच्छी होगी तो ग्राहक खुद उसकी ओर दौड़ेगा। यदि वो ही ठीक नहीं तो वस्तु कितनी ही अच्छी हो, सब व्यर्थ है। मेरे पास तो इनके अलावा कपड़े ही नहीं हैं। वृंदा ने अपनी मजबूरी बयान की। मैं किस लिए हूँ? सहेली क्या बहन नहीं होती? मेरे पास कुछ कपड़े नए रखे हैं, वो तू पहन लेना। किसी भी काम को करने के लिए बहुत ऊंची शिक्षा पाना जरूरी नहीं, बस आपके भीतर लगन होनी चाहिए। नारी को स्वयं सिद्धा यूं ही नहीं कहा जाता। उसके भीतर असीमित शक्ति का भंडार होता है, बस उसे जगाने की जरूरत है। फिर देख वो कठिनाई को कैसे सरलता में बदल देती है। तुझे भी यही करना है। अपनी क्षमता को पहचान और अपने व्यक्तित्व में थोड़ा बदलाव ला। देखना सफलता तेरे भी कदम चूमेगी। आज से क्या, बल्कि अभी से तुम मेरे कुटुंब की सदस्य हो। हम मिलकर काम करेंगे और जो 4 पैसे मिलेंगे उन्हें आपस में बांट लेंगे। जया, तू तो पूरी की पूरी टीचर बन गई है। वृंदा ने चुटकी ली। दोनों खिलखिलाकर हंस दी।
नए क्षितिज को पाने के लिए वृंदा ने पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। वो रोज आकर काम में हाथ बटाने लगी। इससे जुड़कर उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। घर में आय भी बराबर होने लगी। जब उसने निर्माण की प्रक्रिया को भली भांति समझ लिया, तब जया ने उसे लोगों के बीच अपने उत्पाद को बेचने का काम दिया। पहले जो वृंदा फटे कपड़ों, उड़े चेहरा और उलझे बालों में सब्जी बेचने जाया करती थी, वही अब करीने से पहनी हुई साड़ी, सादी सी चोटी और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक से भरपूर बिना किसी हिचक के घर घर जा रही थी। उसके नए अंदाज पर किसी ने उसे फटकार नहीं लगाई। उसका सामान हाथों हाथ बिकने लगा। अब उसने कुटुंब में अचार बनाने का काम भी शुरू कर दिया। अब आमदनी लगातार बढ़ने लगी। परिवर्तन चहुं ओर आया। जीवन जो मरुस्थल की भांति बेजान हो गया था, उसको अपनी मेहनत से उपजाऊ भूमि में बदलकर उसमें नए प्राण फूंक दिए। उसके पति गोपाल के लिए उसने एक एक रुपया जोड़कर कृत्रिम पैरों की व्यवस्था की। बच्चों के नाम स्कूल में लिखवाए। पति खुद को उपेक्षित महसूस न करें, इसके लिए उसने घर बैठे कुछ काम शुरू करवाए। गोपाल ने कागज से थैली और लिफाफे बनाने का काम शुरू किया, जिससे उसका मन भी लगने लगा और समय का सदुपयोग भी होने लगा। बच्चे और सास भी इसमें सहायता करने लगे। जो लोग पहले उनकी गरीबी का उपहास करते थे, अब वो उनकी प्रगति से ईर्ष्या कर रहे थे। दिन महीनों में बीतते चले गए। वृंदा के कदम विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहे। छोटे से कुटीर उद्योग को उसने बड़े व्यवसाय का रूप दे दिया। जया ने भी अपनी सखी को उसके परिश्रम का फल अपने व्यवसाय में भागीदार बनाकर दिया। वृंदा ने अपने परिवार को फिर से खुशहाल बना दिया। ये सब कमाल उसके व्यक्तित्व में आए परिवर्तन का था। एक दिन जब उनके उद्योग को सरकार की ओर से पुरस्कार मिला, तो जया ने अपनी सफलता का सारा श्रेय वृंदा को दिया। एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री जिसे अबला कहा जाता है, वो भीतर से कितनी बलशाली है। उसके अंदर सोए स्वाभिमान को यदि जगा दिया जाए, तो वो क्या कर सकती है, इस बात का जीवंत उदाहरण है सामने बैठी मेरी सहेली और व्यवसाय में मेरी सहभागी वृंदा। दुखों से जूझती नारी को मैंने बस सहारा दिया और थोड़ा सा मार्गदर्शन किया, तो उसने मेरे छोटे से काम को विस्तृत बना दिया। आज मुझे जो सम्मान मिला है, उसकी असली हकदार वही है, क्योंकि वो स्वयं सिद्धा है। सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और वृंदा की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। आज उसने सब कुछ पा लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।